बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वाली वसल्लम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ टॉक इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वो वक्त है कि हर कोई लॉकडाउन कोरोना के बायस परेशान है कि वो अपना वक्त कैसे गुजारे, अपने वक्त को कैसे कीमती बनाए, अपनी मसरूफियात क्या रखे कि अपने अहल खाना का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कर सके। आज ऐसी शख्सियत को हमने दावत दी है, बिला तमहीद मैं उनकी तरफ जाऊंगा कि जिन्होंने लाखों ज़िंदगियों को तब्दील किया, उन्हें जीने का फ़न सिखाया कि वो अपने आप को अपने लिए, अपने अहल खाना के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कैसे कीमती बना सकते हैं। मेरी मुराद सैयद कासिम अली शाह साहब हैं, जो एक उस्ताद भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लाखों नौजवानों को, लाखों मायूस नौजवानों को ज़िंदगी के जीने का फ़न सिखाया। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सर में वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि आज ऐसा वक्त है हम पर, तमाम मुसलमानों पर, पूरी दुनिया पर, कि आज हर बंदा परेशान है। वक्त है लेकिन उसे वक्त को कीमती बनाने का फ़न नहीं आता। सर क्या कहेंगे? अच्छा सर, देखिए बलोच साहब, हमें एक तो बात माननी चाहिए कि जब कोरोना क्राइसिस नहीं था और ये लॉकडाउन नहीं थे, तब भी जितने विले थे वो विले थे और जो मसरूफ़ थे वो मसरूफ़ थे। मसला ये है कि लोग, हमारी कौम यहाँ पर बामकसद ज़िंदगी जीने का ट्रेंड नहीं है। लोग बामकसद नहीं जीते, लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करके नहीं जीते। एक बड़ी दुनिया सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग लड़ती है, वो सारी ज़िंदगी अपने बका की जंग लड़ते लड़ते मर जाती है, और बाकी जो कहीं ना कहीं थोड़े बाशऊर हैं वो पैसा कमाने की लत ऐसी लगती है कि वो ज़रबें देते, तकसीमें करते करते कहीं ना कहीं ज़िंदगी गुजार देते हैं। इस सारे लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जैसे दुनिया में बताया जा रहा है कि कोरोना ने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिए, क्योंकि अगर इससे पहले देखा जाए जितने दुनिया के क्राइसिस आए थे जो इसी तरह अमराज के हवाले से और कह लीजिए मुख्तलिफ तरह के क्राइसिस थे, उन क्राइसिस पे इतनी दुनिया में तरक्की नहीं हुई थी, इतनी जिद्दत नहीं आई थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और दुनिया इतनी फैली नहीं थी, इतना मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं था। लेकिन ये कोरोना ने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया है, और दुनिया कोरोना से पहले वाली दुनिया, दुनिया कोरोना के बाद वाली दुनिया। अब इसमें अगर एक इनफरादी सतह पे देखा जाए तो कोई भी शख्स जो अभी तक कहीं डिनायल मूड पे बैठा है और वो रद्द कर रहा है कि जी नहीं, शायद दोबारा उसी तरह के हालात होंगे और दुनिया का निज़ाम वैसे चल जाएगा, तो उसको समझ लेना चाहिए कि दुनिया का निज़ाम शायद वैसे ना चले, कुछ ना कुछ उसमें तब्दीलियां ज़रूर आएंगी और वो तब्दीलियां बड़ी अहम होंगी। वो तब्दीलियां कहीं ना कहीं मुल्कों के आने वाले मुस्तकबिल पे, अफराद के आने वाले मुस्तकबिल पे, बिजनेस इदारों के आने वाले मुस्तकबिल पे असर अंदाज होंगी। और उन तब्दीलियों को सामने रखते हुए अगर कोई भी अपनी तरजीहात का तयन करता है तो वो अच्छी मसरूफियात ढूंढ सकता है। जब आपके पास वक्त ज़्यादा होता है, वक्त ज़्यादा होने की वजह से आपको काम थोड़े करने पड़ते हैं, तो फिर आपके पास मुकम्मल इख्तियार होता है कि आप क्वालिटी के काम करें, आप अच्छे काम करें। तो ये वक्त खुद को बेहतर बनाने का भी है, खुद को प्रिपेयर करने का भी है, एक इंक्यूबेशन का भी वक्त है, ईमान को ताज़ा करने का भी वक्त है, अपनी सोच की सिमत ठीक करने का वक्त भी है। शाह साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने कि दुनिया अब वो शायद नहीं रहेगी जो पहले हम देख रहे थे। हमने अपने मुल्क में देखा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम था, पता चला कि वो भी नहीं है मुल्क में कि इतने मरीज़ों को हैंडल कर सके। वेंटिलेटर जो है वो आना शुरू हो गए, जो है वो बाकी जो किट्स हैं वो आना शुरू हो गई। तो सर फरमाइएगा कि वक्त जो है, अब वक्त है लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि उस वक्त को कैसे गुजारना है। तो सर, घर में बैठे हुए आप घर में हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ हैं, अपने वालिदैन के साथ हैं, तो उस वक्त को कैसे सर गुजारें कि वो वक्त बड़ा कीमती हो जाए? सर देखें, तरजीहात का तयन किया जाए, ये बड़ा बेहतरीन वक्त है जिसमें आप सोचिए कि क्या अहम है, और जो अहम है क्या वो वाकई अहम है। मुझे इतना संजीदगी से जिन चीज़ों को मैं पहले ले रहा था, क्या उतनी ही संजीदगी से अब भी लेना चाहिए? मेरा आने वाला वक्त कैसा होगा? आपकी तरजीहात में फैमिली आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। आपकी बच्चों के साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बड़ी इंप्रूव करनी चाहिए। आप मियाँ बीवी का रिश्ता
जैसा कि दुनिया के हर मुल्क से ये रिपोर्टें आ रही हैं कि किसी मुल्क में 25, 30, 40% तक कई ऐसे ममालिक है जहां पे मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ गए हैं। यूरोप में ये कहा जा रहा है और यूके में कहा जा रहा है कि जो तलाकें हैं उनकी रेशो एकदम से बढ़ गई है और तलाकों के केसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है अपने घर में रहने की। तो यहाँ ये जो एक बड़ा समाज से जुड़ा हुआ हमारा माशरा है, इसमें बेहतर मशवरा मेरा यही है कि इसमें अपने गिले शिकवे दूर किए जाएं, अपनी रंजिशों को खत्म किया जाए। माजरत करने में कोई हर्ज नहीं है। याद रखें, अकड़ा हुआ बंदा, जिद्दी बंदा, अक्खड़ इंसान अपने रिश्तों को अच्छा नहीं निभा सकता। माजरत करने वाला, सोरी करने वाला, तजदीद करने वाला, रिश्तों में रिन्यूअल डालने वाला, वो अपने रिश्तों को मजबूत करता है और रिश्ते फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त में फैमिली इंप्रूव की जा सकती है, फैमिली लाइफ इंप्रूव की जा सकती है, बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग बेहतर बनाई जा सकती है, बच्चों को खुद पढ़ाया जा सकता है। होम स्कूलिंग की बड़ी शदीद जरूरत है। ये इसे छुट्टियां मान लें और अगर मुमकिन हो सके तो खुद पढ़ के बच्चों को खुद पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप अपने बुजुर्गों को वक्त दे सकते हैं, आप अपनी बीवी को वक्त दे सकते हैं। आप घर के कितने छोटे छोटे काम हैं जिसमें कतन शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और हमें अपने घर के भी कामों को करना चाहिए ताकि हमें आदत पड़े। अपने बच्चों को भी हम आदत दें कि जिंदगी में कभी वो ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं, इमिग्रेशन कहीं उनकी होती है, दुनिया के किसी कोने में जाते हैं और उन्हें अपने काम अगर खुद करने पड़ते हैं तो कतन शर्म महसूस ना करें और अब से आदी हों छोटे छोटे काम करने के। वो किचन के काम हो सकते हैं, वो कपड़े धोने हो सकते हैं, वो घर को संभालना हो सकता है, वो चीज़ों को समेटना हो सकता है, वो सर्विंग हो सकता है, वो खिलाना पिलाना खुद से हो सकता है। ये सारे काम अगर घर वाले मिलकर करते हैं तो मसरूफियत बढ़ जाएगी। ये भी बताता चलूं बलोच साहब कि मसरूफियत इटसेल्फ अल्लाह का एक इनाम है। वो लोग जो मसरूफ नहीं रहते वो ज़हनी आर्ज़ों का शिकार हो जाते हैं, उनकी नफ्सियाती उलझनें ज़्यादा होती हैं। मसरूफ रहने से आप मेंटली हेल्दी रहते हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अगर इन दिनों में आप बिजी रहते हैं तो आप डिप्रेशन और नाउमीदी से भी बचे रहेंगे। बिल्कुल शाह साहब, जैसे कहते हैं कि खाली जहन जो है वो बुराई की जड़ होता है उसके। तो सर मसरूफियात जो है वो क्या होनी चाहिए? हमें तो ये कई लोग ऐसे मिलते हैं जो मायूस हैं, जो ये कहते हैं जी कि रोज़गार ख़त्म हो गया, जो है वो मसरूफियत ख़त्म हो गई, हम क्या करें, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, कोई मसरूफियत नहीं, कोई मूवी देख रहा है, कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो है अपने वक्त को मैं देखता हूँ ज़ाया किया जा रहा है। सर बलोच साहब, मैंने बड़ा पहले एक फ़लसफ़ा कहीं किताबों में पढ़ा, समझा और उस फ़लसफ़े से खुद को, इर्द गिर्द के लोगों को भी परखना शुरू किया। वो फ़लसफ़ा ये था कि अगर किसी को बहुत सा खाली वक्त मिल जाए, फ्री टाइम मिल जाए, तो ये देखना चाहिए कि जब मुकम्मल इख्तियार है, इंतखाब वो कर सकता है, तो उस फ्री टाइम में वो क्या करता है। जो कुछ वो करता है वहाँ से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि उसका आने वाला वक्त कैसा होगा। मैं बड़ा आसान सा कुलिया दे रहा हूँ। जो पिछला 1 महीना गुजरा है लॉकडाउन का, इसमें हर बंदा, हर प्रोफेशनल, हर वो बंदा जो पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, वो जरा एनालिसिस करे और ढूंढे उसने 1 माह में क्या किया। क्या फकत उसने बैठ के टीवी के सामने अपने चैनल्स चेंज किए हैं? क्या उसने फकत कुछ चंद लड़ाइयाँ की हैं? क्या फकत उसने व्हाट्सएप पे चीज़ें शेयर की हैं और सुनी और देखी हैं? क्या फेसबुक की पोस्टें उसने लगाई हैं और कमेंट सिर्फ किए हैं? क्या उसने सिर्फ अपना वक्त गुजारा, डंग टपाया? तो फिर वो जान ले कि जो कुछ वो करता आया है, जो कुछ उसे मिलता रहा है, इसके नतीजे में उसे आइंदा भी वही कुछ मिलेगा, क्योंकि जब तक आप जो कर सकते हैं वो ना बदले, नतीजा नहीं बदलता। इसके मुकाबले में वो तमाम लोग जिन्होंने इस 1 महीने को एक्सेप्ट किया, लॉकडाउन को एक्सेप्ट किया, क्राइसिस को एक्सेप्ट किया, और जो वो कर सकते थे, वो किताबों की रीडिंग थी, वो डॉक्यूमेंट्रीज देखना था, वो ईमान ताज़ा करना था, वो रिश्तों को मजबूत बनाना था, अपनी फैमिली को टाइम देना था, बच्चों से इमोशनल बॉन्डिंग बनाना था, अपनी सेहत को बेहतर बनाना था, रेगुलर योगा या एक्सरसाइज करना था, रेगुलर मेडिटेशन करना था, अपनी कोई स्किल्स इंप्रूव करना था। वो तमाम लोग जिन्होंने 1 महीने में अपने आप को बेहतरीन तैयार करके आने वाले वक्त के लिए भी तैयार किया है, आप यकीन रखिए उनका मुस्तकबिल ज्यादा शानदार है। इन्हीं दिनों में मैंने कई ब्लॉग्स पढ़े, एक ब्लॉग मुझे बड़ा शानदार मिला और कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पे उसके सारे फलसफे को मैं भी फॉलो कर रहा था। उस ब्लॉग में लिखा था कि इस 1 माह में उन्होंने देखा दुनिया के जो टॉप लेजेंड्स हैं, मुख्तलिफ फील्ड के, बिजनेस के, फिलैंथ्रोपी के और मुख्तलिफ सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट हैं, दुनिया के काबिल अजहान तरक्की याफ्ता ममालिक के, उन्होंने 1 माह में क्या किया है। तो उन्हें पता लगा उन्होंने जो शेव करते थे रेगुलर शेव किया है, जो ड्रेसअप होते थे रेगुलर ड्रेसअप हुए हैं, उन्होंने अपने अगर घर को दफ्तर बनाया तो घर में बैठ के उन्होंने टका के काम किया है, वो अगर कहीं पास दफ्तर में जा सकते थे तो जो वहां बैठ के जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया है। उन्हें एक वाज़िया फर्क महसूस हुआ
कि दुनिया के कामयाब लोगों की आदतों में एक बड़ी आदत मसरूफियत है और खुद को अच्छे कामों में लगाए रखना है। उसके मुकाबले में दुनिया के जितने नाकाम लोग हैं उन्होंने इन छुट्टियों को जश्न समझा, उन्होंने वक्त ज़ाया किया, उन्होंने अपनी सलाहियत को ज़ाया किया, उन्होंने रिसोर्सेज को ज़ाया किया और इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से और हाथ में एक रिमोट कंट्रोल पकड़ के उन्होंने पूरे महीने को बर्बाद करके रख दिया। जिसने ये वक्त बर्बाद किया उसका आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। आपका पिछला एक महीना आपकी हर तरह की जात के अंदर छुपे कॉम्प्लेक्स को, पर्सनैलिटी को, सोच को, नजरिए को, आपकी आदतों को एक्सपोज कर देता है। आप सुस्त हैं, इस एक माह में ज्यादा सुस्त हो गए होंगे। आप मेहनती हैं, इस एक माह में कहीं ना कहीं आपने मेहनत करने की कोशिश की होगी। आप ईमान वाले हैं, आपने बढ़ चढ़ के खैर के काम किए होंगे। आप बेईमान हैं, आपने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी होगी। शाह साहब, अब तो सूरत हाल ये है कि अगर मुझे मास्क चाहिए तो मास्क नहीं मिल रहा, अगर मुझे सैनिटाइज़र चाहिए जो 50 रुपए का था वो 500 का हो गया सर। और आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है। हमने देखा यूरोप में या बाकी दुनिया में जो हमारे दोस्त अजीज़ रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो रमज़ान मुबारक में जो है वो जो रमज़ान मुबारक रोज़े से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं उन पे वो सेल लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सर देख रहा हूँ कि सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा, मास्क नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा और जो अजीब सी कैफियत हो रही है कि लोगों को एहसास ही क्यों नहीं। आप फरमा रहे हैं ना कि आप दूसरों के लिए जो है वो कीमती बन सकते हैं, तो यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम चल रहा है सर देखिए, किसी भी समाज में जो वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, वो अगर देखने हो हमने, और उसके साथ साथ वहां पर ईमान वाले कितने, अल्लाह पे भरोसा, दो ही तरह के निज़ाम है जहां पर प्रॉपर एक ईमान वाला सारा सिलसिला है, रब पे पूरा भरोसा है, या वो दुनिया जो प्रिंसिपल्स को और एथिक्स को मानती है सिर्फ। ये दोनों जगह पे आप देखेंगे कि जो कौमों के मिजाज हैं उनसे कौमों के मुस्तकबिल पता लगते हैं। जब भी किसी कौम में जोड़ने का, जमा करने का, इकट्ठा कर लेने का मिजाज पाया जाता है तो वहां पर इनफरादी तरक्कियां मिलती हैं, इज्तमाई तौर पे ग्रोथ नहीं मिलती। जैसा कि पाकिस्तान में दो क्लासेस बड़ी तेजी के साथ बढ़ी हैं, ये इंडिया में भी ऐसे ही है। यहां पर अमीर अमीर तर हुआ है और गरीब गरीब तरीन हो गया। ये दरमियान वाला तबका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको यूके ने, यूरोप ने, बेशुमार ममालिक ने कहीं मेंटेन किया है कि किसी भी समाज का असल असासा मिडिल क्लास होती है। ये जो मिडिल क्लास होती है ये सबूत होती है कि एक माशरा जो चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, वो तवाज़ुन उसमें मौजूद है और वो तवाज़ुन जो है नजर आता है मिडिल क्लास की शक्ल। पाकिस्तान में मिडिल क्लास की तादाद थोड़ी है, अपर क्लास जो है वो तेजी के साथ बढ़ी है, उनके पास पैसा बढ़ा है। बेशक ये मिकदार में, तादाद में थोड़े, लेकिन पैसा इनका बहुत तेजी से बढ़ा है। एक नीचे क्लास है जो सतह गुर्बत और जो गुर्बत की हद है उससे नीचे जी रही है, उसके लिए खाना खाना मुश्किल है, वो बगैर इमदाद के नहीं जी सकती। सो ये हर उस जगह पे जमा करने का, चीजों को ब्लैक कर देना, जखीरा अंदोजी, धोखा देना वहां पर ज्यादा पाया जाता है जहां पर आने वाले वक्त पे भरोसा नहीं होता। अनसर्टेनिटी जहां पर फियर पैदा करती है, वहीं पर अनसर्टेनिटी कैरेक्टरलेस लोगों को भी पैदा करती है। और यह भी आपकी इत्तला में कर दूं कि मुमकिन है एक रजा पुजा बंदा, एक बिजनेसमैन, एक पैसे वाला, एक इंडस्ट्री वाला, एक बड़ा मालदार शख्स करप्ट हो, क्योंकि करप्शन की वजह उसकी अनसर्टेनिटी है। उस अनसर्टेनिटी की हालत में वो चीजों को इकट्ठा करता जाएगा, जमा मालूम अदादा वाले चक्कर में पड़ जाएगा कि वो जमा करते रहे और आंखों के अंधे हो गए, कानों के वो बोरे हो गए, दिलों के अंधे हो गए। तो जमा करते करते वो अपनी इनसिक्योरिटी को खत्म करेगा। जिस भी समाज में इनसिक्योरिटी नहीं होती, आप दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट निकाल लीजिए, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क अगर आपको टॉप पे मिलेंगे। अब बड़ी दुनिया ये क्वेश्चन करती है वहां पर तो ईमान नहीं है, वहां इस्लाम नहीं है, फिर इतनी खुशी वहां पर क्यों है, इतनी सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि वो सिक्योरिटी स्टेट ने दी हुई है, लोग भी टैक्स देते हैं। ये दो तरफा अमल है, इसमें सिर्फ हम ब्लेम स्टेट को नहीं दे सकते, हुकूमत को नहीं दे सकते। लोगों का शऊरी लेवल क्या है? अगर आप देखें दुनिया में हैप्पीएस्ट, खुश तरीन मुल्क अगर डेनमार्क या फिनलैंड है तो दुनिया की तालीम भी नंबर 1 वहां पर है। यानी शऊर में, समझ में लोग भी जहां नंबर 1 है वहां पर ज्यादा खुश भी हैं। तो हमारे यहां चैलेंज ये है कि हमारा मुल्क यहां पर स्टेट सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करती और लोग जाती तौर पे भी इतने अच्छे नहीं हैं। जो अच्छे हैं वो आटे में नमक है, लेकिन एक बड़ी तादाद उनमें भूख का खौफ पाया जाता है, इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी पाई जाती है। इस वजह से वो करप्शन की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल शाह साहब, इस गैर यकीनी सूरत हाल से कैसे निकला जाए और हुकूमत इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, हम इस पर बात करेंगे। सर मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं सर।
वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं जावेद बलोच और प्रोग्राम है न्यूज़ टॉक और हमारे साथ मौजूद हैं कासम अली शाह साहब, जो आपको बता रहे हैं कि हमने जीना कैसे है, हमने मायूसी से कैसे निकलना है। शाह साहब, बात हो रही थी गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने के लिए, तो सर फरमाइएगा कि इसमें हुकूमत कितना रोल प्ले कर सकती है और एक आम आदमी का रोल क्या होना चाहिए, क्योंकि वाकई आप ठीक कह रहे हैं, जो करप्शन कहीं किसी माशरे में बढ़ती है या कोई जराइम बढ़ते हैं तो उसमें बड़ी वजह जो है, जो अनसर्टेनिटी होती है, वो खौफ होता है कि मेरा कल जो है वो कैसे सिक्योर होगा। तो सर फरमाइएगा कि इसमें हुकूमत कहाँ तक इन्वॉल्व हो सकती है और बीइंग इंसान बतौर आम शहरी जो है वो मैं कैसे अपना रोल प्ले कर सकता हूँ। देखिए सर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ताल्लुक है अवेयरनेस के साथ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पॉलिटिशियन की हो, ये किसी ब्यूरोक्रेट की हो, ये एक आम शहरी की हो, जितना ज्यादा बाशऊर होगा, समझ में होगा और जानता होगा कि हकायक क्या है, उतना ज्यादा वो जिम्मेदार भी होगा। स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कि वो हर तरह की सिक्योरिटी को इंश्योर करें और लोगों को आसानी दें, लोगों को अवेयरनेस भी दें, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सारी मेंटेन रखते हुए पूरी स्टेट को चलाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो फर्द वाहिद है उसके समझने के लिए बड़ी चीजें हैं, बड़ी अहम चीजें हैं। मैंने बड़े लोगों को इस एक माह में, वो जी गरीब मर रहा है, वो देखें जी भूखा मर रहा है, वो देखें जी रोटी नहीं मिल रही, मैंने बड़े लोगों को सर ये सवाल किया कि आपने अपनी आंखों से किसी को अपनी जिंदगी में भूख से मरते देखा है? बोलो साहब, मुझे एक भी हाँ में जवाब नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हम सुनी सुनाई बातों को ज्यादा करते हैं, हम खौफ के और खदशे की बातें ज्यादा करते हैं, हम मनफी खबर को ज्यादा फैलाते हैं, हम नो डाउट के बड़े मसले। लेकिन फर्द वाहिद ये क्यों नहीं मानता कि 2-3 टाइम की रोटी खाने के बाद उसे शुक्र अदा करना चाहिए, हमें बुरी खबरों को आगे नहीं फैलाना चाहिए, हमें खदशों को नहीं बढ़ाना चाहिए। हम कहीं इस मतलब प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि पता नहीं साइंस ने कितनी को रिसर्च की है, लेकिन हमें कभी कभी शक पड़ता है ये 22 करोड़ सारे साइंसदान हैं, ये 22 करोड़ सारे के सारे कहीं ना कहीं मीडिया एनालिस्ट बन चुके हैं, ये सब के सब एक्सपर्ट बन चुके हैं, ये इतने वसूख के साथ झूठ बोल लेते हैं, इतने वसूख के साथ बगैर तहकीक के किसी गलत मैसेज को आगे फैला देते हैं और खदशे बढ़ा देते हैं कि कोई सोचने को तैयार नहीं होता कि ये गुनाह कबीरा यानी झूठा होना काफी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स का झूठा होने में फिर कोई शक नहीं रह जाता कि वो सुनी सुनाई बात को सुने और फिर आगे कर दे। तो यहां पर आप देखें कि आम शहरी, आम फर्द के इख्तियार में आता है कि वो जरा अपने इर्द गिर्द जो लोग जुड़े उनकी तरफ देखे। अगर थोड़ा खुशहाल है, ऊपर वाला हाथ बने, कोई नीचे वाला हाथ बन जाएगा, उसकी मदद करे। अगर आपके डाटे में, आपके जानने वाले में, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मोहताज हैं, तो उनकी कम से कम जिम्मेदारी तो आप ले सकते हैं। बड़ी दुनिया ऐसी है जिनको 3 टाइम की रोटी से ज्यादा नसीब होता है, बड़ी दुनिया ऐसी है जो रात को फ्रिज में कुछ रख के सोते हैं, वो खुदारा अपनी फ्रिजों को खाली करने की आदी हो जाएं, वो किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दें। ये बड़े वसूख और बड़े यकीन से मैं आपको कह रहा हूं, ब्रेड इस मुल्क में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, रोटी कभी इस मुल्क में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जितना माशाल्लाह ज़रई मुल्क है, 70% आपकी जो है वो कह लीजिए जो लैंड है, जो पब्लिक है, दुनिया है, वो देहातों में रहने वाली है और वो छोटा छोटा वाई बीजी का काम करके अपनी जिंदगी गुजारती है। बड़ी दुनिया ऐसी है कम से कम अपने खाने में उनके प्रॉब्लम कोई नहीं होते। अब ये बड़ा एक ऐसा थोड़ा सा तबका आ जाता है जो मोहताज है दूसरों का, तो यकीनी बात है स्टेट को चाहिए ये जिनके पास मोहताजी है इनकी मोहताजी को दूर करे ताकि कम से कम लोगों के दुख कम हो सके और रोटी की फिक्र उनकी कम हो जाए। बिल्कुल शाह साहब, सही बात फरमाई आपने। शाह साहब, हम देख रहे हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था और जो कुरान पाक में चीज़ें अल्लाह पाक ने बता दी हैं, वो साइंस जो है वो आज मान रही है। हमने बड़ी तरक्की कर ली, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, हवाएं भी हमने हमारे अपने कब्जे में हमने कर ली, लेकिन एक छोटे से वायरस ने शाह साहब हमें अपनी औकात जो है वो याद दिला दी है कि हमारी औकात क्या है, हम कितने ताकतवर हैं। तो फरमाइएगा कि बजाय साइंस के तरक्की ज़रूर करें, लेकिन अपने दीन के साथ जो लगाव है वो किस तरह साथ लेके चलना चाहिए? देखिए, ये जो बेबसी है ना, ये बेबसी बड़ा बेहतरीन वक्त होता है अल्लाह की तरफ रजू करने का। अपनी बेबसी को मान के अपनी बंदगी को बेहतर बनाने का वक्त ये शुरू हो चुका है। आप ये कमाल देखें कि वो 1000 चीज़ें, सैकड़ों चीज़ें
जिनको बड़े अरसे से मिंबर से मुबल्लिगीन, स्पीकर्स, मुकर्ररीन प्रीच कर रहे थे, एक वायरस के आते ही वो तमाम की तमाम चीजें नाफिज हो गई और हमें पता लगा कि एक स्टेट की पॉलिसी से ज्यादा ताकतवर पॉलिसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की पॉलिसी है, जो मालिक कुल कायनात है। उसकी जो मर्जी और उसकी रजा है वो उसके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बेहतरीन मखलूक जिसको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है वो आगे आगे चल रही है, और एक ऐसा जर्रा और एक जरासूमा, एक ऐसा सेल, एक छोटी सी चीज जो देखी नहीं जा सकती आंखों से, जिसको कोरोना सब कह रहे हैं, वो उसने पूरी की पूरी इंसानियत को 7 अरब को आगे लगाया हुआ है और 200 से ज्यादा ममालिक में फैल चुकी है। हमें एडमिट करना चाहिए कि हम मोहताज हैं और हमारा खालिक जो है वो दरअसल नवाजने वाला है। और ये बेहतरीन वक्त है अपने ईमान की तजदीद का। नाउमीदी तो मोमिन को सूट ही नहीं करती, अल्लाह वाले को तो नाउमीदी सूट ही नहीं करती। ये बड़ा बेहतरीन वक्त है कि आप देखें कि जिंदगी में सादगी कितनी जरूरी थी। आप देखें कि अगर 2 वक्त की हम अचार के साथ भी खा लेते थे तो जिंदगी तब भी गुजर रही थी। ये गंडे प्याज जिनको कहते हैं, इनके साथ कल की बात है हमारे बड़े बूढ़े रोटी खा लेते थे। ये कच्ची लस्सी जो हमारी जिंदगी में से गुम हो गई थी, ये बड़ी सादा सी एक खुराक थी जिसको एक टाइम पी के लोग गुजारा कर लेते थे। ये फल जो आज सस्ते मिल रहे हैं, ये बड़ा बेहतरीन मील थे एक टाइम का। ये सब्जियां जो सस्ती मिल रही हैं, इन्हें कच्चा खाते हमने अपने बूढ़ों को, और खुद भी किसी जमाने में हम इनको खाते रहे हैं। तो ये सादगी, ये एक बेहतर जिंदगी जिसका तज़किरा बेशुमार अरसे से हम कह रहे थे, और उन व्हाट्सएप की तस्वीरों में, वीडियोस में जगह जगह तज़किरा कर रहे थे, कभी ये वक्त होता था। आप कमाल देखें कि इस 1 माह में वो वक्त कहीं लौट कर वापस आया है। घरौंदे खाली हो चुके थे, आंगन खाली थे, छत खाली थे, मुंडेरें खाली थी। अल्लाह ने करम किया, सबको घर बिठाया, आंगन आबाद हुए, छतों में लोग किन्नू खाने लग पड़े, घर के सहन में लोग बच्चे खेलने लग पड़े, इंडोर एक्टिविटीज बढ़ी। बड़ी दुनिया, हमें कुछ पॉजिटिव साइड्स भी देखनी चाहिए। बड़ी दुनिया ने ये माना इन दिनों में कि जितनी चैरिटी इन दिनों में पाकिस्तान में हुई है, 70 साल की तारीख में इतनी चैरिटी नहीं हुई। बड़ी दुनिया ने माना है कि ऐसे कई लोग हमें भी मिले हैं और आपने भी मीडिया पे देखे होंगे जिनको राशन ज्यादा मिल गया, जो कहते हैं हमें राशन की जरूरत नहीं है। राशन कईयों के पास कोई 4-4 माह का इकट्ठा हो गया। तो ये इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं हमें वो भी देखने चाहिए कि अल्लाह की पॉलिसी इतनी ताकतवर है कि इंसानों की पॉलिसी पीछे रह जाती है, रब अपने कानून को नाफिज कर लेता है। शाह साहब, हुकूमत अपने इक़दाम कर रही है। आज अफसोस जो है वो एक बतौर मुसलमान जो है वो एक अफसोस की बात यह है कि मैं मस्जिद नहीं जा सकता। मैं 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में मैं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मस्जिद जा नहीं पा रहा। आगे रमज़ान मुबारक जो है वो आने वाला है। एक मुसलमान जो है वो नमाज तरावी पढ़ना चाहेगा, लेकिन नमाज तरावी के लिए मस्जिद बंद हो गई। तो इसमें सर फरमाइएगा कि क्योंकि हुकूमत वक्त जो है वो इक़दाम कर रही है इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, तो हमें बतौर शहरी जो है वो इसमें हम जो है वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे मस्जिद, हम तो जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, बिल्कुल जाना भी चाहिए। तो आपकी सर राय क्या है कि एक तरफ हुकूमत इक़दाम कर रही है, मस्जिद ना जाएं, जो है वो मजबा ना करें, हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगी हुई है, तो उसमें बतौर शहरी हमें जो है वो क्या रोल प्ले करना चाहिए? सर देखें, यहाँ पर हुकूमत के साथ किसी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये दुनिया सारी में WHO और तमाम के तमाम मालिक, अमेरिका से ज्यादा ताकतवर तो कोई नहीं हो सकता, हर जगह ये माना गया कि जो समाजी फासला है, सोशल डिस्टेंस है, वो रखने से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, अपने से जुड़े लोगों को महफूज रख सकते हैं। तो हमें वो जो आज की रिसर्च है जिस पे फतावा मौजूद है, जिस पे बेशुमार ममालिक के मुफ्तिहान ने फतवे दिए हैं कि इस हालत में आप घर में भी नमाज पढ़ लें, अल्लाह दिलों के हाल जानता है, आपकी मजबूरियों और आपकी बेबसी को जानता है, हमें किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं है। हालात की मुनासबत से आपको जिंदगी बचानी जहां टॉप प्रायोरिटी हो जाती है, वहां पर बाज़ औक़ात इबादत थोड़ी पीछे चली जाती है, आपकी जिंदगी तरजीह अव्वल पे चली जाती है। तो इस हालत में लोगों को, बाशऊर लोगों को समझना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी भी प्यारी है, अपने से जुड़े लोगों की भी जिंदगी प्यारी है, और अगर हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और अगर हम कम से कम लोगों को ना मिलें या फिर हम घरों में इबादत कर लें, देखें सारे दरवाजे बंद हो जाए, सारी मस्जिदें बंद हो जाए, अल्लाह की तौबा का दरवाजा तो बंद नहीं हुआ, रब ने अपनी दुआओं को कबूल करने का सिलसिला तो बंद नहीं किया। कोई भी इल्तिजा कर सकता है, वो बयाबान में जहां कोई नहीं देख रहा वहां भी आपको देख रहा होता है, जहां कोई सुन नहीं सकता वो समीओ बसीर जात है, वो आपको सुन रही होती है। तो हमारा ये ईमान होना चाहिए
कि अगर हालात की नज़ाकत से हमें घरों में कैद होना पड़ गया है तो कोई बुरा नहीं है, हम कहीं पर रह के भी। सर बड़े लोगों ने मुझे तस्वीरें और वीडियोस भेजी और मेरी आंखों में नमी आई कि घर में बच्चों के साथ जमात लोग करवा रहे हैं। और भाई ये बड़ा बेहतर वक्त है, नमाज पढ़ाना सीख लें। मैंने कई लोगों को सर देखा है जो नमाज के लिए लड़ने को तैयार होते हैं, उन्हें अता याद नहीं आती। मैंने बड़े लोगों को देखा वो नसीहत कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दीन ये है दीन। उन्हें बुनियादी दीन के जो बुनियादी अरकान है उनका पता नहीं होता। मैंने बड़े लोगों को प्रचार करते देखा और मर मिटने के लिए तैयार देखा और कुरान पाक को उन्होंने तर्जुमे से कोई नहीं पढ़ा हुआ। मैंने बड़े लोगों को मर मिटने के लिए देखा है दीन के लिए, लेकिन सीरत का मुताला उन्होंने कोई नहीं किया होता। मैंने बड़े लोगों को देखा है कि जी वो फना करने को और फना होने को तैयार हो जाते हैं, 40 हदीसें उन्हें जुबानी याद नहीं होती। तो अल्लाह के बंदो ये बेहतर वक्त है, आप दीन को कहीं भी बैठ के कहीं पर रह के समझ सकते हो। आज देखें ना जमाना कहां चला गया, आज ऐप आ चुकी है इस्लाम 360, आप कहीं बैठ के कुरान को हदीस को समझ सकते हैं। आप गूगल के जमाने में, यूट्यूब के और सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं। आप कहीं बैठ के आप कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ सकते हैं, आप 7 तफसीरें इकट्ठी पढ़ सकते हैं, आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, आप बेहतर बात का प्रचार कर सकते हैं। आपके लिए तबलीग अब तो सोशल मीडिया के जरिए करना बड़ा आसान हो गया। अगर आपकी बात में जान है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बॉर्डरलेस होकर फैल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है शाह साहब, जहाँ से भी पुकारें अल्लाह सुनता है। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है सर, थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं जावेद बलोच और मेरे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह साहब। शाह साहब, आज हर कोई, जैसे आपने फरमाया कि आज 22 करोड़ इंसान जो हैं वो साइंसदान हैं, आज 22 करोड़ इंसान जो है वो मुबल्लिग भी हैं, आलम दीन भी हैं, वो सब कुछ हैं। और हमें जो टोटके मिल रहे हैं सर व्हाट्सएप पे कि ये कोरोना कुछ नहीं है, ये टोटका कर लें, वो टोटका कर लें, ये चीज़ आ गई, वो चीज़ आ गई। तो फरमाइएगा कि इसमें हम कितना जो है वो उस पर यकीन कर सकते हैं जो चीज़ें व्हाट्सएप पे आ रही हैं, वो चाहे दीन से मुतल्लिक हों, चाहे टोटके हों, चाहे कुछ जो है वो अद्वियात हों। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि इसमें बेशुमार लतीफ़े मौजूद हैं। ऐसे यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल हैं जो कहते हैं कि जी दुनिया अगले 10 दिन में ख़त्म होने लगी है। वो वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मज़ीद आगे सुनने से पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर 10 दिन के बाद दुनिया ने ख़त्म हो जाना है तो फिर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की क्या ज़रूरत है। सर ये बेचने का तरीका है। जब भी दुनिया में क्राइसिस आता है तो बड़ी दुनिया ऐसी है जो खौफ को कैश करती है। कहा जाता है किसी भी समाज में अगर बीमा ज्यादा होता है, लोग बीमा पॉलिसीज ज्यादा खरीदते हैं, तो इसका मतलब वो समाज में खदशे ज्यादा हैं। इसी तरह जिस मुल्क में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है वहां के लोग इमिग्रेंट हो जाते हैं, लोग हिजरत करके दूसरे मुल्कों में जाने लग पड़ते हैं, इमिग्रेशन का बिजनेस ऊपर चला जाता है। जिस मुल्क में खदशे, वहम और वसवसे ज्यादा पाए जाते हैं वहां सेक्रेटरी की मेडिसिन ज्यादा बिकती हैं। तो ये किसी भी एक चीज से दूसरे पहलू को जरा समझा और देखा जा सकता है। यहां पर सर इस माशरे में बड़ी दुनिया ऐसी है जो एक्सपर्ट है खौफ पैदा करने की, जो एक्सपर्ट है खौफ को कैश करने की। बेशुमार ऐसे झूठे बाबे, आमिल पीर यहाँ इस माशरे में मौजूद है। सच्चे भी आटे में नमक के बराबर मौजूद होंगे, उनको तो सलाम है, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जो लोगों के खौफ को कैश करते हैं, जो डरा के धमका के भस्म कर देंगे और इस तरह के खदशे और खौफ पैदा करके वो कहीं ना कहीं लोगों को लूट लेते हैं। इस सारे के सारे क्राइसिस में हमें मानना चाहिए कि माहिरीन मौजूद हैं। दुनिया हर तरह की जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है, ये बड़ा गुड लक का टाइम है दुनिया का कि इससे पहले जब 1918 में ये क्राइसिस आया था, यूरोप से शुरू हुआ और फैलते फैलते सारी दुनिया में चला गया। इवन इंडो पाक के 2 करोड़ लोग मर गए और एक अंदाजा है कि पूरी दुनिया में 10 करोड़ लोग जहां बहक हो गए। उस वक्त में इंफॉर्मेशन तेजी से नहीं फैलती थी, उस वक्त में सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त में अखबार की खबर कहीं छपती थी, फिर तर्जुमा होता था, फिर दूसरे मुल्कों में पब्लिश होती थी। इस वक्त में आप सेकंड्स के अंदर दुनिया के किसी भी कोने की खबर ले सकते हैं और अपनी खबर दे सकते हैं। तो इस तेजी की कम्युनिकेशन के साथ, एक फास्ट कम्युनिकेशन के साथ फायदा यह हुआ कि लोगों ने वक्त पे लॉकडाउन शुरू किए और एहतियात करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान की गुड लक एक ये भी है कि पाकिस्तान से पहले चाइना, इटली, अमेरिका, यूरोप के कई ममालिक हमसे कई गुना ज्यादा मुतासिर हो चुके थे और वो तजुर्बा जो उन पे हो चुका था वो तजुर्बा हमारे काम आने लग पड़ा और हमने भी लॉकडाउन शुरू किया
और अभी भी देखें तो बाकी ममालिक से हमारी हालत बहुत बेहतर है। यहाँ पर उतनी ज्यादा अमवात नहीं हुई, यहाँ इतने ज्यादा बीमार नहीं हुए, यहाँ पर लोगों ने बड़े वक्त पे इसको समझना शुरू किया। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने बड़े तरीके के साथ, वो बेशक फेडरल गवर्नमेंट थी या सिंध गवर्नमेंट थी, हम मुवाजना या मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन बड़े राइट टाइम पे उन्होंने इन चीजों को मैनेज करना शुरू कर दिया। बजा फरमाया सर। शाह साहब, मेरे समेत बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि कासिम अली शाह जो हैं वो अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। आपका दिन सर कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, और क्या उसमें आप करते हैं? सर मेरी सारी रूटीन में सबसे पहले देखिए सुबह का उठना है, और वो मेरी भरपूर कोशिश होती है मैं फजर से पहले उठ जाऊँ। मैं 5 AM क्लब का आदी हूँ। बंदे को वक्त से पहले उठ के तैयारी करनी चाहिए और इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए ना। उसके बाद आपके पास बड़ा बेहतरीन एक वक्त होता है जो सुबह के उठने के बाद का वक्त है। वो गौर खोज करने, डिसीजन करने, एनालिसिस करने, एक अपनी जिंदगी की स्ट्रेटजीज को समझने का वक्त होता है। और उस वक्त में आप बड़ा अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छा बुरा अपनी जिंदगी का समझ सकते हैं। उसके बाद में यकीनी बात है नाश्ता, और नाश्ते के बाद मैं अपना मुतालिया, अपने काम, डेली कुछ पॉजिटिव वीडियोस प्रोड्यूस करना, डेली का एक ब्लॉग लिखना। इन डेज में क्योंकि मीडिया की मसरूफियत मेरी बढ़ गई है तो दिन में कई क्यों में प्रोग्राम लगे होते हैं, 2-3 प्रोग्राम्स में रिकॉर्ड करवा लेता हूँ, और इसके साथ डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, कोई डेली अच्छी मूवी देख लेता हूँ, इबादत करता हूँ, बच्चों को वक्त देता हूँ, फैमिली को वक्त देता हूँ, बुजुर्गों को वक्त देता हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, खुश रहता हूँ, जिस हाल में हूँ राजी रहता हूँ। शाह साहब, मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं। आखिरी सर, इस कौम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन से जब वो निकलें तो एक अच्छा इंसान बन के निकलें, एक अच्छा माशरा बन के निकलें? देखें, दुनिया की जो बेहतरीन मिसालें हैं ना, किसी भी समाजी बाइकआउट की, लॉकडाउन की और क्राइसिस की, उसमें आपको बेहतरीन मिसालों में से एक मिसाल नेल्सन मंडेला की मिलती है। 27 साल उसने जेल काटी। 27 साल के बाद जब निकला तो वो पहले से ज्यादा बेहतर नेल्सन मंडेला था। उसके मिशंस, उसका विजन, उसकी सोच ज्यादा निखरी हुई थी। और उसकी वजह यह थी, नेल्सन मंडेला ने कहा मैंने 27 साल जेल काटी लेकिन किताबें पढ़नी नहीं छोड़ी। मैंने 27 साल जेल काटी लेकिन रोज अपने आप को इंप्रूव करना नहीं छोड़ा। मैंने 27 साल जेल काटी लेकिन मैंने साथ अपने आने वाले वक्त के जब निकल के जो मैंने करना था वो विजन्स भी सेट किए। तो जब आप इस वक्त को, जिसको लॉकडाउन कह रहे हैं, इंक्यूबेशन मान लें, तैयारी का वक्त मान लें, तो जब आप नए निकलेंगे तो आप इससे बाहर निकलेंगे तो एक नया इंसान बन के निकलेंगे और बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। लोग चिड़चिड़ापन सर बड़ा आ गया लोगों में, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। सर मेरा ख्याल है कि आप अगर राजी हैं, शुक्रगुजार हैं, अल्लाह पे छोड़ने वाले हैं, तो आपकी जिंदगी में सुकून भी रहता है, इत्मीनान भी रहता है। बिल्कुल शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सर वक्त दिया हमें। और आज जो मालूमात मिली कासिम अली शाह साहब से, कि जैसे उन्होंने कहा कि आपके पास जो वक्त है, जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, उस पर कनाअत करना सीखिए, शुक्र अदा करेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।